स्टीव जॉब्स दुनिया के सबसे ब्रिलियंट लोगों में से एक। जन्म देने वाले माँ बाप ने उन्हें रखा नहीं, कॉलेज में वो रहे नहीं, अपनी खुद की कंपनी में उनको किसी ने रहने नहीं दिया। इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने लीजेंड का खिताब हासिल किया। उन्होंने अपनी लाइफ के 50 साल का तजुर्बा सिर्फ 15 मिनट की एक स्पीच में उन लोगों को दिया है जो कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए, जैसे कि आप। 12 जून 2005 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की वो स्पीच ने पूरी दुनिया को हिला दिया। शाहरुख खान, संदीप माहेश्वरी जैसे बड़े लोग भी कहते हैं कि हर किसी को स्टीव जॉब्स की वो स्पीच लाइफ में एक बार सुननी ही चाहिए। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें, जो हमें समझाती है 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्टेजेस के बारे में, एजुकेशन, वर्क एंड डेथ। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाए आज की सबसे बेहतरीन 15 मिनट के लिए। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उपस्थित होने पर मैं स्वयं को बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने समीप पहुंचा हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, बस 3 कहानियाँ। पहली कहानी, कनेक्टिंग द डॉट्स। रीड कॉलेज में प्रवेश लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं उसके 18 महीने बाद तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहा। तो प्रश्न ये है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। वास्तव में इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट छात्र थी। वह मुझे किसी और को गोद लेने के लिए देना चाहती थी, किंतु उनकी यही इच्छा थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करे। इस प्रकार सब कुछ सेट था और मैं एक वकील और उनकी पत्नी के द्वारा एडॉप्ट किया जाने वाला था कि अचानक उन्होंने अपना विचार बदल लिया और निर्णय लिया कि वास्तव में उन्हें एक लड़की चाहिए। इसीलिए तब आधी रात को मेरे माता पिता, जो तब वेटिंग लिस्ट में थे, उनको कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहोगे। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि मेरी माता कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं है और पिता को हाई स्कूल भी पास नहीं है। इसीलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्शन पेपर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरे होने वाले माता पिता के मुझे कॉलेज भेजने के वचन देने के कारण वह मान गई। तो कुछ इस प्रकार मेरी जीवन की शुरुआत हुई और 17 वर्ष बाद मैं कॉलेज गया और गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा ही महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग क्लास माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं दिखाई दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज किस तरह मुझे इसमें मदद करेगा। यहाँ मैं अपने माता पिता की जीवन भर की जमा पूंजी खर्च करता जा रहा था। इसीलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और वही विचार किया, जो भी होगा अच्छा होगा। उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए बहुत डरावना था, लेकिन जब मैं बीते हुए समय में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। और जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मुझे जिन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं था उन्हें मैंने करना छोड़ दिया और केवल अपने इंटरेस्ट की ही क्लास करने लगा। यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसीलिए मुझे दोस्तों के कमरे में ज़मीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं प्रत्येक रविवार रात को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाता था, जिससे कि सप्ताह में कम से कम एक दिन पेट भरकर खाना खा सकूं। यह करना मुझे अच्छा भी लगता था। मैंने अपने जीवन में जो भी अपने इंटरेस्ट और मन की वजह से किया वह बाद में मेरे लिए अनमोल साबित हुआ। इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। शायद उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि कैलीग्राफी की क्लास करूँगा और इसे अच्छी तरह से सीखूँगा। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेसिस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है यह भी सीखा। यह खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, इतना आर्टिस्टिक था कि इसे विज्ञान द्वारा कैप्चर ही नहीं किया जा सकता था और यह मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था।
उस समय मुझे ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने जीवन में करूँगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम पहला मैकिंतोश कंप्यूटर बना रहे थे तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और मैक सबसे खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसिस या फॉन्ट्स नहीं होते। और क्योंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की थी तो किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब नहीं होता। अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की वो क्लासेस नहीं कर पाता और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं बीते हुए समय को देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। आप कभी भी भविष्य को देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है या आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या अपने कर्मों में, क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा, और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको अन्य लोगों से अलग बनाएगी। दूसरी कहानी, लव एंड लॉस। मैं भाग्यशाली था, मैं जिस चीज़ से प्यार करता था वो मुझे जल्द ही मिल गई। वॉज और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल शुरू की। तब मैं 20 वर्ष का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर 2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही हमारी सबसे बेहतरीन इनोवेशन मैकिंतोश को रिलीज़ किया और मैं 30 साल का हो गया था और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। आप अपनी बनाई हुई कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं? जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी हमने एक ऐसे बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिससे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल तक सब कुछ ठीक प्रकार से हो रहा था, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। इस प्रकार 30 साल की उम्र में मुझे पब्लिकली निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था अब वो खत्म हो चुका था और यह पूरी तरह से बर्बाद कर देने वाला था। मुझे वास्तव में अगले कुछ महीनों तक समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि ये सब कुछ इतनी आसानी से स्वीकार करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं डेविड और बॉब से मिला और सब कुछ ऐसे हो जाने पर उनसे माफ़ी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैले छोड़कर जाने का भी निर्णय लिया, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने का सोचा। मैं तब यह नहीं देख पाया था, किंतु अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। इस आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा सका। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सार की शुरुआत की और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने विश्व की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज भी यह विश्व का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक शॉकिंग कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में फिर से चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई तकनीक का प्रयोग करती है। अब लॉरेंस और मेरा एक सुंदर सा परिवार था। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन एक मरीज को उसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इस तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसीलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आप वास्तव में क्या करना पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को जानना ज़रूरी है उतना ही उस काम को खोजना भी ज़रूरी है जिसे आप सच में एंजॉय करते हो। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा। वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप वास्तव में एक बड़ा काम समझते हो, और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है, आप वो करें जो करना आप पसंद करते हैं। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए।
जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज़ में होता है। वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसीलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। तीसरी कहानी है डेथ। जब मैं 17 वर्ष का था तो मैंने कहीं सुना था, यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जिए कि यह आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर एक छाप छोड़ दी और तब से पिछले 33 सालों से मैंने प्रत्येक सुबह उठकर शीशे में देखा है और स्वयं से एक सवाल किया है, अगर आज मेरी ज़िंदगी का अंतिम दिन होता है तो क्या मैं आज वो काम करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर ना होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा मुझे अपने जीवन के बड़े निर्णय लेने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि जब एक बार मृत्यु के बारे में सोचता हूँ तो सारी अपेक्षाएं, सारा गर्व, असफल होने का सारा डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही शेष रह जाता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी भी चीज़ के खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैनक्रियास में ट्यूमर है। मुझे तो जानकारी भी नहीं थी कि पैनक्रियास होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ बताया था कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव ही नहीं है और अब मेरा जीवन केवल 3 से 6 महीने का है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर लूं, जिसका डॉक्टर की भाषा में मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका अर्थ है कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो सारी बातें अगले 10 साल में करते थे वो कुछ ही महीनों में कर लीजिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए कि आपके बाद आपके परिवार को कम से कम परेशानी हो। इसका अर्थ यह हुआ कि आप सभी को गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिताया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरे इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप को डाला गया और एक सुई से ट्यूमर में से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहाँ उपस्थित थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वह रो पड़ा, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैनक्रियास कैंसर है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं अब ठीक हूँ। मृत्यु के इतने पास मैं इससे पहले कभी नहीं पहुँचा। उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दशकों तक पहुँचूँ भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। फिर भी मृत्यु वह स्थान है जहाँ हम सबको जाना है। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही एकमात्र जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जीवन को बदलती है, पुराने को समाप्त करके नए का रास्ता खोलती है। और इस समय नए आप है, पर ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही सत्य है। आपका समय सीमित है, इसीलिए किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज़ को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल की बात सुनने का साहस रखें। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत पब्लिकेशन द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो कि मेरी पीढ़ी की बाइबल में से एक था। इसे स्टीवर्ट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति ने पोएटिक टच देकर बड़ा ही जीवंत बना दिया था। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। पूरी कैटलॉग टाइपराइटर, कैंची और पोलराइड कैमरे की मदद से बनाया जाता था। वह सब कुछ ऐसा था मानो कि गूगल को एक किताब के रूप में बना दिया गया हो, वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। वह एक आदर्श था, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ। स्टीवर्ट और उनकी टीम ने अंत में एक लास्ट कैटलॉग निकाला और उसके आखिरी पन्नों पर गांव की एक बेहतरीन तस्वीर बनाई हुई थी और उस चित्र के नीचे लिखा था स्टे हंग्री स्टे फुलिश। यह उनका अंतिम संदेश था जब उन्होंने साइन ऑफ किया, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और मैंने अपने लिए हमेशा यही मांगा है। और अब जब आप सभी यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके चैनल को ग्रो करने में मदद करो। फिर मिलेंगे ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।